हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एक पिंड धरातल से जो है h जो दे दिया गया है r/5 ऊंचाई तक बढ़ उठता है, जहां जो है कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि स्मॉल g धरातल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए मान लेते हैं पृथ्वी के केंद्र से दूरी F बराबर क्या होता है, कैपिटल G, ठीक है, mm/r²। ठीक है, क्या होता है यानी x²। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो वृत्त जो कार्य हो जाएगा, कृत कार्य जो हो जाएगा, W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होगा आपको जो है ये हो जाएगा R से लेकर R+h तक, ठीक है, FdX, इंटीग्रल R से लेकर R+h तक FdX, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन R से लेकर R+h, ये हो जाएगा Gmm/x²dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Gmm तो बाहर हो जाएगा, तो Gmm जो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, तो x dx का इंटीग्रल होगा -1/x। ठीक है, ये हो जाएगा आपको R से लेकर R+h तक। ठीक है, R से लेकर R+h तक। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा mgr²। ठीक है, 1/r माइनस का 1/r+h। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू में 5h का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 5h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5m इंटू 5h का होल स्क्वायर और इंटू में 1/5h माइनस 1/6h। ठीक है, 6h, यानी ये हो जाएगा 5/6 mgh, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, यह निम्न में से कौन सा है, तो 32 का ए ऑप्शन। तो एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, यह एंटीमनी सल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः ही हवा में जल उठता है। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के लिए सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है, 33 का ए। तो देखिए मानवों में उत्सर्जन तंत्र के लिए सही अनुकृत क्रम है ब्रिक, उसके बाद है मूत्रवाहिनी, ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ठीक है, ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, उसके बाद मूत्रवाहिनी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय होगा, फिर मूत्र मार्ग होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना है, पहले जो होगा ये हो जाएगा ब्रिक, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, लास्ट में होगा मूत्र मार्ग। मानव उत्सर्जन प्रणाली के अंगों में शामिल है गुर्दे की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की जोड़ी, तो गुर्दे की जोड़ी, ठीक है, गुर्दे की जोड़ी, मूत्रवाहिनी की जोड़ी, ठीक है, मूत्रवाहिनी की जोड़ी, ठीक है, और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए पूछ सकता है कि गुर्दे की संख्या, तो 2 एक जोड़ी होता है, मूत्राशय होता है 2, मूत्रवाहिनी होता है 2 और मूत्राशय होता है 1 और मूत्रमार्ग होता है 1। मूत्राशय मूत्रमार्ग 1 होता है। ठीक, ब्रिक 2
और मूत्रवाहिनी 2। देखिए मानव वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है, मानव वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस होते हैं और वृक्क नलिका होते हैं, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होते हैं, दूसरा क्या होता है वृक्क नलिका होते हैं, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्टर की भांति कार्य करता है, यह रक्त को छानने का कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? सी ऑप्शन, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन के कारण। तो देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से जो है अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। जब प्रकाश की किरण विभिन्न परतों से गुजरती हैं तो प्रकाश के वेग में निरंतर परिवर्तन होता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में अपवर्तनांक बराबर होता है c/v, अपवर्तनांक म्यू बराबर c/v, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग c बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग, अभी है माध्यम में प्रकाश का वेग, तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे माध्यम में प्रकाश का वेग। फिर है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो यह पहला है कि सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन के कारण, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जल में तैरती मछली का ऊपर दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सूर्य का बड़ा दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जल में तैरती मछली का ऊपर दिखाई देना ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का पहले एवं देर तक दिखाई देना, पहले एवं देर तक दिखाई देना ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट फिर है कि सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? ए ऑप्शन, तो वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, ठीक है। तो सरीसृपों में संतति का लिंग उस तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है पर निर्भर करता है। मगरमच्छ और कछुए जैसे कुछ सरीसृपों में अंडे के जो उष्णायन का जो है तापमान विकासशील भ्रूण के लिंग निर्धारण एवं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। लिंग निर्धारण की निम्न कारक जो है कारक प्रभावित करते हैं। तापमान सरीसृपों में उष्णायन के दौरान उच्च तापमान नर तथा निम्न तापमान मादा का विकास करता है। फिर है हार्मोनल कारक, तो कुछ मछली प्रजातियों में लिंग हार्मोन द्वारा प्रभावित होते हैं। तो तीसरा है पोषण, कुछ मक्खियाँ तथा लार्वा में पोषण में जो कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की उपलब्धता उसके लिंग को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 36 का बी ऑप्शन, तो सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातुओं के संबंध में जो है कथन सही नहीं है कि सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुओं के गुण, यह आवर्त सारणी के बाएं भाग में है। तो धातु जो होता है ये आवर्त सारणी के बाएं भाग में, यानी इधर होता है धातु, इधर होता है अधातु, ठीक है। तो इधर होगा धातु, इधर होगा अधातु, ठीक है। तो देखिए यह जो है धातु जो है आवर्त सारणी के बाएं भाग में है। यह प्रायः कठोर एवं उच्च होते हैं। धातु जो होते हैं ये कठोर और क्या होते हैं? उच्च होते हैं, कठोर और उच्च होते हैं, ठीक है। और ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, ये प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक। धातुएं जो है सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। धातुएं जो है सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए एक दंत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी के पदों में जो है व्यक्त क्या होगा? तो 37 का जो हो जाएगा देखिए, तो चूंकि यहाँ पे m बराबर आवर्धन, m बराबर क्या होता है -v/u, ठीक है, -v/u, चूँकि v यहाँ पे जो है पॉजिटिव है तो v/u हो जाएगा, ठीक है, v/u। तो v बराबर, तो यहाँ पे 5 बराबर क्या होगा? तो 5 v बराबर होगा 5u, v बराबर होगा 5u, ठीक है।
5u देखिए 5 गुना कर रहा है तो यहाँ पे होगा 5u भी बराबर। अब देखिए दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक है 1/f। चूँकि f बराबर क्या होगा -ve, f बराबर -ve। अवतल दर्पण है तो u बराबर क्या होगा निगेटिव और f बराबर भी होगा निगेटिव। अवतल दर्पण है तो u निगेटिव f निगेटिव। ठीक है तो यहाँ पे जो हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा तो भी हो जाएगा 1/5u और -1/u, u निगेटिव होगा और यहाँ पे होगा 1/f, u निगेटिव होगा और 1/ क्या हो जाएगा तो f हो जाएगा, f भी यहाँ पे निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये क्या होगा तो इसको सॉल्व कीजिए तो f का मान निकल जाएगा यहाँ से। u बराबर क्या है d0, u बराबर है d0 तो यहाँ पे ले लेंगे ये हो जाएगा f बराबर -5u/4। ठीक है यानी ये हो जाएगा 2f बराबर f2 इधर आएगा तो यहाँ पे 2f या फिर 2f बराबर क्या कर सकते हैं तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है वक्रता त्रिज्या। ठीक है तो ये हो जाएगा -d0 माइनस देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2f बराबर वक्रता त्रिज्या यानी -5d0 गुना में 2/4। ठीक है दोनों ओर 2 से गुना कर दिए। ठीक है तो ये कितना होगा -5/2d0, -5/2d0। ठीक है चूँकि u बराबर क्या है d0 है। ठीक है तो यहाँ पे जो होने जाएगा यहाँ पे होने वाला है आपको जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए 38 की यदि बात करें कहता है कि समान समूह के समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के जो है तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए समान समूह के इनमें से N और P तत्व युग्म के तत्व जो है समान जो है रासायनिक गुणधर्म जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। और देखिए p15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस 1s2। ठीक है 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p3 3p3। ठीक है तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको p15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है तो नाइट्रोजन जो है N7 नाइट्रोजन 7 और यहाँ पे जो है p15 के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं अतः इनका रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो है अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है तो अंतिम कक्षा में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे जो है रासायनिक गुण समान होता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे तक शुरू होने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। अब देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे तक शुरू होने वाले ठीक है शुरू होने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। समान बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण समान गुण होते हैं। ठीक है जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर बढ़ते हैं नाभिक और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम होने के कारण युग्मों में क्रमिक परिवर्तन देखा जाता है। किसी समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान होती है। एक समूह में मौजूद तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्रिया समूह में तत्वों के भौतिक गुण जैसे गलनांक क्वथनांक और घनत्व धीरे धीरे बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है 39 का ए रूस। तो देखिए हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में ठीक है जो है शीर्ष पर रूस देश रहा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंक है 10, रसिया का रैंक है फर्स्ट।
ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और देखिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर, भारत 10वें नंबर पर। फिर है कि साइबर अपराध कंप्यूटर के गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में विशेष कौशल से युक्त हैकरों द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है? 40 का बी, राकेश मोहन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वी जो है डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा है। ठीक है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है जो भारतीय मूल के। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। 41 नंबर। कहता कि बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच करने के लिए जो है किस संस्था के द्वारा स्टॉक फोर्स का गठन किया गया है? 41 का बी, IRDAI। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए IRDAI संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, फिर है कि किस आयोजन के दौरान रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक जो है परिषद यानी OCA का अध्यक्ष चुना गया है? 8, तो इसका होगा बी ऑप्शन, यानी 44वीं महासभा। 8 सितंबर 2024 को एशियाई खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण सामने आया है जब अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को जो एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA का अध्यक्ष चुना गया है। यह महत्वपूर्ण घटना नई दिल्ली में महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान हुई है, जिसमें पहली बार किसी भारतीय को इस जो है प्रतिष्ठित पद पर चुना गया है। नेक्स्ट, फिर है कि बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिकी प्रवासी को सम्मानित किया गया है? डी ऑप्शन। तो देखिए बिहार दिवस के अवसर पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी के 4 व्यक्तित्व डॉक्टर कृष्ण सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल को सम्मानित किया गया है। फिर 1976 में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बिहार के लोगों को एक जो है साझा जो है मंच पर लाने हेतु और झारखंड के लोगों के बीच सामाजिक तथा सांस्कृतिक बंधन को सुविधाजनक बनाने हेतु स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन, 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है माई हेल्थ माई राइट्स रखा गया है। वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे होगा ए, नेपाल। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश जो है नेपाल बना है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश है। तो 100वां देश कौन है? पराग्वे है, 100वां देश है पराग्वे। 101वां देश है नेपाल, 101वां देश है नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट कहता हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 46 का होगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल ठीक है लिबर्टीज़ जूनियर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? 47 का सी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन से जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में बॉम्बे में भारत में पहला मानवाधिकार संगठन इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन का गठन किया है। इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके गठन के पीछे का विचार सरकार का विरोध करने का अधिकार था। ठीक है,
ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में किया गया। AISPC का अध्यक्ष 1929 में जो है पंडित JL नेहरू बना था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए, कहता नीचे दिए गए जो है शासकों का सही कलानुक्रम बताएं। तो 48 का सी ऑप्शन। तो देखिए शासकों का सही कलानुक्रम है आपको मोहम्मद गजनवी। तो पहले हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, क्या होगा मोहम्मद गजनवी, उसके बाद होगा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बाद चंगेज खां, चंगेज खां, उसके बाद होगा तैमूर। ठीक है, तो पहले हो जाएगा मोहम्मद गौरी, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, पहले होगा मोहम्मद गजनवी, उसके बाद होगा मोहम्मद गौरी, उसके बाद होगा चंगेज खां, उसके बाद होगा तैमूर। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी जो है गजनी वंश का शासक एवं शुभुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, और गजनी वंश का संस्थापक जो है अल्पतगीन था, जिसने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना की। फिर है सुबुकुतगीन जो है अल्पतगीन का गुलाम था, जो आगे चलकर गजनी का शासक बना। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अधिक से अधिक धन प्राप्त कर मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गजनवी ने पंजाब में हिंदू शाही वंश के जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। फिर मोहम्मद गजनवी को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता है। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का शासक था। फिर है कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था, जिसमें उसकी हार हुई थी। वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। ठीक है, फिर है कि चंगेज खां एक जो है मंगोल शासक था। नेक्स्ट है कि जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। 49 का ए 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को जो है संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया था। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया था। ठीक है, और है कि राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इस राष्ट्रगान को जो प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। तो सी ऑप्शन मोहन सिंह। तो भूतपूर्व INA नेता मोहन सिंह पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। मेजर जनरल शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध अधिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उसके बाद कहता द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जनरल शाहनवाज खान कर्नल जो है गुरबख्श सिंह ढिल्लो तथा कर्नल प्रेम सहगल के ऊपर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया। ठीक है, उसके बाद देखिए मुकदमा चलाया। फिर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुनकर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में जो शाहनवाज खान शामिल हुए थे। ठीक है, फिर है कि नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर मुकदमा चलाया गया। इसे जो है दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि किसने जो है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। 51 का ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। फिर है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, यंग इंडिया। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम जो है दिया था। फिर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से 30 अक्टूबर 1928 को जो है घायल हो गए। ठीक है, इस कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को जो हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के डीएसपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। फिर है कि सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय का पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। फिर लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के समय जो है दयानंद एंग्लो वैदिक जो विद्यालयों का जो प्रसार किया। ठीक है, जिसे आज डीएवी स्कूल व कॉलेजों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 52 का बी ऑप्शन। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। तो देखिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम अधिनियम 1 अप्रैल 1930 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ठीक है, इस एक्ट को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 में पारित किया था। इस बाल विवाह निरोधक एक्ट को सदन में पेश करने वाले हरविलास शारदा थे। इस कारण इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। शारदा एक्ट के द्वारा लड़का का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आया। ठीक है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया। नेक्स्ट, कथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? सी ऑप्शन, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। कहता वी दी पीपल के लेखक जो है नारी पाल खीवाला हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी एंड स्टालिन के लेखक है लुइस फिशर। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है कार्ल मार्क्स। प्रिंस के लेखक है मैकियावेली, प्रिंस मैकियावेली। रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो, रिपब्लिक का है प्लेटो। अमृत और विश्व के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृत और विश्व के लेखक हैं अमृतलाल नागर। कहता है कि अनटू दिस लास्ट के है लेखक है जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट के लेखक है जॉन रस्किन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 54 का सी ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया।
फिर है कि NG रंगा आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ा किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के जो है गाजीपुर जिले में हुआ था। वे भारत में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में उभरे। हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्याओं को जोरदार रूप से भारत में ठीक है में सरकार के समक्ष रखे। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव जो प्रो एन रंगा चुने गए। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, सुंदरलाल याज्ञानिक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव आदि सदस्य भी इस सभा में शामिल थे। नेक्स्ट फिर है कि भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, भूटान की सीमा उड़ीसा राज्य से नहीं जुड़ी हुई है। भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तटरेखा गुजरात की सर्वाधिक लंबी है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है और आपको सिक्किम है। ठीक है, तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। फिर है कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, 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 मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा जो है बनाने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बी, तो देखिए कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मा। ठीक है, फिर है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हेरांगी, हेमावती, शिम्सा, भवानी, अमरावती हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हेरांगी, हेमावती, शिम्सा, भवानी, अमरावती हैं। सिंधु नदी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु नदी, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ए ऑप्शन, तो देखिए सेंटिनली, तो देखिए सेंटिनली जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अंडमान और निकोबार की प्रमुख आदिवासी जनजातियां जो है हैं ओंगे, जारवा, सेम्पेन, सेंटिनेलीज एवं ग्रेट अंडमानीज। ठीक है, और देखिए निग्रिटो तथा जारवा अंडमान निकोबार की मूल निवासी हैं। ठीक है, अब जैसे आंध्र प्रदेश में है चेंचू, कोचा, गुरावा जनजाति। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है चेंचू। ठीक है, चेंचू, कोचा, गुरावा। महाराष्ट्र में है आपको महाराष्ट्र में है भारिया भील। ठीक है, भारिया भील, कोली और बार्ली। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में है आपको कोरा, मुंडा, संथाल, बिरहोर। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है कोरा, मुंडा, संथाल, बिरहोर। हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, गुज्जर, लाहौल। मणिपुर में है कुकी अंगामी, नागा, लामांग। ठीक है, भारत की सर्वाधिक जो आर्द्र जनजाति गोंड है। उसके बाद देखिए शैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। 2011 की ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो है जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। नेक्स्ट, कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो अभी बताए थे
कितना था? तो देखिए यहाँ पे होगा ए ऑप्शन 5। ठीक है, तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत के समुद्री तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। भारत के समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम भारतीय राज्य सीमा बनाती है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। भारत के 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तथा पूरब से पश्चिम की जो विस्तार यदि देखें तो ये 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। पूरब से पश्चिम कितना है? 2933। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात करें तो यह है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार सहित। ठीक है, तो तटीय भाग है 7,516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा 15,200। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट 59। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन, असम हिमालय। तो देखिए हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कि पंजाब हिमाचल का विस्तार जो है ये सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। ठीक है, कुमाऊं हिमाचल इसका जो यह है सतलज एवं काली नदियों के बीच। ठीक है, नेपाल हिमालय की यदि बात करें तो नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय की विस्तार जो है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। नेक्स्ट कहता कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? 60 का ए वुलर। तो देखिए वुलर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वुलर। ठीक है, वुलर झील जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखूर झील का उदाहरण है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। इस झील में जो है किबुल नामजाओ जो है नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है और पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ईरान में है। तो देखिए चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। ठीक है, अब देखिए जो है रॉटरडम। ठीक है, रॉटरडम बंदरगाह ये नीदरलैंड में है। विक्टोरिया बंदरगाह जो है हांगकांग में है। हांगकांग। हैकिंग बंदरगाह ये ऑस्ट्रेलिया में हैकिंग। फिर है जेद्दाह बंदरगाह ये सऊदी अरब में है जेद्दाह। हाइफा बंदरगाह इजराइल में, हाइफा इजराइल। फिर सेंट्रोस बंदरगाह ब्राज़ील में है। सेंट्रोस बंदरगाह ब्राज़ील। हाइफा बंदरगाह जो है इजराइल। जेद्दाह बंदरगाह है सऊदी अरब। हैकिंग बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया बंदरगाह है हांगकांग साउथ अफ्रीका और डॉरड्रम बंदरगाह है नीदरलैंड। नेक्स्ट फिर कहता है कि भारत के ये जो हांगकांग जो है ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो हांगकांग जो है ये दक्षिण कोरिया शायद। ठीक है, विक्टोरिया बंदरगाह हांगकांग दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे क्या है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला जो है मूंगे का द्वीप समूह है। 62 का होगा सी ऑप्शन, लक्षद्वीप। तो घोड़े के नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है बरमुडा प्रवाल द्वीप है। हिंद महासागर में मालदीव भी प्रवाल द्वीप है। मॉरिशस और जो है रियनियम, मॉरिशस रियनियम जो है द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया में उत्पन्न द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। आप देखिए यहाँ पे कहता पृथ्वी का द्रव्यमान इतना केजी है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना केजी है, दोनों का कुल द्रव्यमान। तो हाँ, दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 10 के पावर में 22 कॉमन कर लीजिए। 5.97 इंटू 10 के पावर 2 प्लस 7.35 10 के पावर 22 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 597 और प्लस में 7.35, ये हो जाएगा कितना, तो 604.35 गुण 10 के पावर 22 kg, यानी या फिर इसी को कर सकते हैं 6.0435 इंटू 10 के पावर जो है ये कितना हो जाएगा 24 kg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नेक्स्ट। एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 है। 10 है, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा कहता कि जो 2 पासा फेंका, 2 पासा को फेंकने के बाद योग कितना है, योग 10 आने की संभावना है। ठीक, तो कहता कम से कम एक बार 5, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो एक तो 4 6 होगा 10। ठीक, उसके बाद आपको 6 4 होगा 10, उसके बाद आपको 5 5 हो जाएगा 10। ठीक है, 5 5 होने वाला है, तो एन एस कितना होगा, तो यहाँ पे जो है एन, तो एन ई जो एन एस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 बार पासा फेंकने के बाद, 2 बार पासा फेंकने, 2 बार दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 बता रहा है। तो 4 6 6 4 5 5, तो कहता कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। तो देखिए, तो योग 10 में से एक 5 आने की प्रायिकता, एक ये 5 5 है, यानी एनी कितना है 1, तो प्रायिकता होगा 1/3। तो 1/3 कहे तो ई ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट। फिर देखिए 65 की यदि बात करें तो 65 है कि एक आदमी को पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उसी स्थान तक वापस आने में इतना घंटा लगता है। तो पैदल और गाड़ी, ठीक है, ऐसे समझ जाइए, पीजी लिख रहे हैं पैदल और गाड़ी, तो ये हो जाएगा आपको 5 + 45/60 घंटा। ठीक है, तो 15 × 15 = 60, 5 × 20 = 23, तो 23/4 घंटा। समीकरण मान लीजिए एक। फिर कहता है कि यदि वो जो है दोनों तरफ गाड़ी से ही जाता है, तो यहाँ पे गाड़ी प्लस गाड़ी, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो कहता 2 घंटा कम, यानी कितना लगता है 23/4, इसमें से 2 कम, यानी 4 दूनी 8, घटा दीजिए 23 - 8, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × गाड़ी बराबर 15/4। ठीक, या फिर गाड़ी बराबर, गाड़ी से लग जाएगा 15/8, 15/8 घंटा। ठीक, अब समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहाँ पे आपको गाड़ी से तो पता चल गया 15/8, तो पैदल क्या हो जाएगा, तो पैदल हो जाएगा आपको 23/4 माइनस का 15/8, यानी पैदल होगा 31/8, पैदल निकल गया 31/8 घंटा। ठीक, अब क्या कहता है, तो हमको कहता है कि दोनों तरफ पैदल, यानी 31/8 गुने, तो यहाँ पे कितना होगा 31/8, तो पैदल प्लस पैदल निकालना है, तो क्या होगा, तो 31/8 प्लस 31/8, इतना समय लगेगा, यानी ये हो जाएगा आपको 62/8, 62 8 7 56, तो 7 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 7 घंटा 45 मिनट, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 65 66 कहता है के का मान जिसके लिए समीकरण इकाई इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए कोई हल कब नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2। देखिए इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे, तो A1 कितना है, A1 है 1 तो 1, A2 कितना है 2, फिर यहाँ पे देखिए B1 कितना है, तो B1 है 1, B1 1 है, और जो है B2 कितना है, तो B2 है यहाँ पे K। C1 कितना है, C1 है -4 और C2 है -3। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से आपका K का मान निकल जाएगा, तो 1/2 बराबर है 1/K, और 1/K डज नॉट इक्वल टू -4/-3। इन दोनों को कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो यहाँ से K का मान निकल जाएगा 2, यहाँ से K का मान जो है निकल जाएगा कितना, यहाँ से K का मान निकल जाएगा 3/4, यहाँ से निकल जाएगा 3/4। ठीक, 3/4। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो K का मान 3/4 और 2, 3/4 और 2, तो प्लस कर दो, तो यहाँ पे K का मान 3/4। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको 2 और 3/4 जो है 3/4, 3/4, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, K बराबर नहीं होना चाहिए 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है XY है, जहाँ x लंबाई y चौड़ाई है। यदि आयत की लंबाई जो है 5 इकाई बढ़ा दी और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दे, तो आयत का नया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए नया आयत की लंबाई, ये आयत त्रिभुज दे दिया गया है, तो नया आयत की लंबाई होगा x+5 और चौड़ाई होगा y-3, क्षेत्रफल होगा x+5 इंटू जो है y-3। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा xy-3x + 5y-15। ठीक, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा यही हो जाएगा। तो यहाँ पे xy-3x + 5y-15 होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया है। हाँ, इतना 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, CISI में PR²/100²। ठीक, और R का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो है आप क्या करेंगे, तो ये जो है यहाँ दशमलव रहेगा, नीचे में 2 0 से ये ख़त्म। ठीक है, अब 8 दूनी 16 0, ठीक है, 8 8 64, फिर 8 से कट जाएगा, ये देखते हैं 8 दूनी 16, 4 41, 8 5 40, नहीं कटे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 से यदि दीजिएगा तो 2 1 2 0, ठीक है, 2 1 2 0, फिर 0 2 5 10, 2 चौका 8, 25 चौका 100, फिर ये 25 से गुना होगा, 25 पंचे कितना होगा, 125 और 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 68 का जो है 26, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 1 2 0, ठीक है, 0 2 5 10। ठीक है, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो 1680 गुने 100/64 करके देखिए। ठीक है, 1680 गुने 1680, यहाँ पे जो हो जाएगा भट्टा में कितना, 8 गुने 8, 8 गुने 8। ठीक है, या फिर आप ऐसा कीजिए, तो यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 8 से काटिएगा, तो 1 0 यहाँ पे रख के इसको हटा लेते हैं, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, ये कट गया, फिर ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 1 8। ठीक है, तो 121 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 21 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपको 2625।
यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि ए और बी क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। पहले ए शुरू करता है, तो पहले ए करता है 10 दिन, बी करता है 15 दिन, इसका एलसीएम लीजिएगा 30, 10 30 15 दिन। तो पहले दिन में ए करता है 3 यूनिट, दूसरे दिन में बी करता है 2 यूनिट, 2 दिन में काम कितना होता है 5 यूनिट, 5 यूनिट करना कितना है 30, तो इसका 6 गुना कीजिए, इसका 6 गुना कीजिए, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 70 दिन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का दे दिया गया आधार, ठीक है, आधार दे दिया गया है और ऊंचाई दे दिया गया है। आधार है 10, ऊंचाई है 6, और हमको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आधार 10, ऊंचाई 6, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही हो गया, पूरे टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।